बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज से हम सेकंड ईयर फिज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे कूलम्स लॉ क्या है और उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज को डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम इस लेक्चर को। पहले आपको ये बताऊंगा कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आपने कूलम्स लॉ को पहले भी क्लास 10th में पढ़ा था। अब नया क्या होगा इसके अंदर, आपके माइंड में वो सारे पॉइंट ले आता हूँ ताकि जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वो सारे के सारे पॉइंट ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात यह कि आपने ये सीखना है कि ये कूलम्स लॉ है क्या, हमें क्या बताता है। ठीक है, स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी ही, थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट आता है, वो क्या होता है पॉइंट चार्ज, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आती है, वो क्या है, एफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। व्हाई देयर इज अ स्केयर ऑफ डिस्टेंस, ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों के माइंड में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्केयर अब क्यों आता है, क्योंकि अब आपका लेवल ग्रो कर चुका है, अब आप सीख सकते हैं इसको आसानी से और उस लेवल पे आपको सीखना भी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों आप ये सीखोगे, हमारे पास जो कूलम्स लॉ होता है, जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो फिर कैसा होता है, या जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम पाया जाए तो फिर कूलम्स लॉ हमारे पास कैसा होगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए वेक्टर फॉर्म क्या है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 क्यों होती है। इसके अलावा जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम पाया जाता है और मीडियम नहीं पाया जाता तो उन दोनों के कंपैरिजन में देखना आपने कि किस में फोर्स जो है वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का नाम आया तो फौरन माइंड में ले आओ भाई चार्ज की बात हो रही है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो ये हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करेंगे एट रेस्ट। उसके बाद बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, और उससे पहले चार्ज को रिवाइज करेंगे। चार्ज है क्या, चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है। क्लास 10th में पढ़ा था हमने, और ये भी पढ़ा था कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक जैसे चार्जेस, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव और नेगेटिव हो गए, ठीक है, वो आपस में रिपल्शन शो करते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। और वो चार्ज जो अनलाइक होते हैं, यानी डिफरेंट चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, तो रिपल्शन भी एक फोर्स है, अट्रैक्शन भी एक फोर्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है, हम कूलम्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है। अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन एक फोर्स है। उस फोर्स की कुछ ना कुछ मिकदार होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को बताता है आपका ये कूलम लॉ। इसलिए हम कूलम लॉ पढ़ते हैं। कूलम लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, ज्यादा है, कम है, कितना है, वो बताता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। फिर हम आएंगे इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। तो लिमिटेशन में दो बातें बच्चों, ये एक कूलम लॉ जो है वो अप्लाई होता है स्टैटिक चार्जेस के ऊपर। ठीक है, यानी वो चार्जेस जो एट रेस्ट हों। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसकी लिमिटेशन का, वो ये है कि ये हमारे पास पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज नहीं होगा, यानी कोई ऐसी बॉडी होगी जिसके ऊपर इरेगुलर शेप की बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, तो फिर दो बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस निकालना होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं भाई हमारे पास जो कूलम लॉ है वो आप सही से अप्लाई करोगे जब आपके पास पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, यानी बहुत छोटे। अब पॉइंट चार्ज होता क्या, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में कुछ फासला है। ठीक है, अब जो एक चार्ज है ना उसका साइज उनके दरमियान फासले के मुकाबले में बहुत छोटा होगा तो हम कहेंगे ये पॉइंट चार्ज। फिर सुनो, दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में कुछ फासला है। अब अगर ये फासला जो है इस चार्ज के साइज के मुकाबले में बहुत बड़ा है, या आप यूं कह लें कि ये जो चार्ज का साइज है इस फासले के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। यूं डिफाइन करेंगे इसको, देखो जरा ये लिखा हुआ है, अ पॉइंट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, बहुत स्मॉल में छोटा साइज में एक A point charge is a very small in size as compared to the distance between the other charge। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में कुछ फासला r है, तो पॉइंट चार्ज हमारे पास वो चार्ज होगा जिसका साइज उस फासले के मुकाबले में बहुत ही कम हो, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। ये जो हमारे पास कूलम लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट पर आते हैं। स्टेटमेंट को हम पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बच्चों ये कहता है कि भाई दो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, लेट्स सपोज एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। Q1 और Q2 दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम व्हाटएवर जो भी है, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो ज्यादा फोर्स पाई जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन दो चीजों के दरमियान ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो रही है। तो यहां पर उसने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी इसका चार्ज मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट बन गई। अब जो वैल्यू इसका आंसर आएगा ना उसके साथ फोर्स डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। छोटे छोटे चार्जेस होंगे, मल्टीप्लाई करने से छोटा आंसर आएगा, फोर्स थोड़ी होगी। बड़े चार्जेस होंगे, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई करने से बड़ा आंसर आएगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी। अब इस चीज को समझने के लिए ना हम मैग्नेट्स की हेल्प ले सकते हैं, वहां पे भी कुछ इसी तरह का बिहेवियर होता है, इससे मिलता जुलता बिहेवियर होता है। देखो हमारे पास मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट है, मान लीजिए ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मगर बहुत कम है, अगर ये जुड़ जाएंगे आसानी से हटा लोगे। अब थोड़े से बड़े मैग्नेट कर लो उतने ही फासले पर, अब ये इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सही हैवी मैग्नेट ले आए, दो बड़े बड़े मैसिव मैग्नेट ले आए, ठीक है, उतने ही फासले पर। आप ये अगर जुड़ गए तो आपके हटाएंगे तो मे भी आपसे ना हटाए जा सके, ठीक है। तो जैसे यहां पर होता है ना कि ये इस मैग्नेट का साइज जब इसका मास बढ़ता जाता है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो फोर्स बढ़ती जाती है, कुछ इसी से मिलता जुलता ना बिहेवियर होता है। अब चार्जेस अगर छोटे छोटे चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड कम है, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होगी। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उनके दरमियान फोर्स भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। चार्जेस का मैग्नीट्यूड और ज्यादा बढ़ाते जाओ, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी ज्यादा होती जाएगी। या रिपल्शन, अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्जेस कौन से हैं। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये बात को हमने यहां से समझ लिया। अब दूसरी बात वो इस्लाम में ये कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, फिर आपको बताता हूं भाई स्क्वायर क्यों आया यहां पर, ठीक है। देखो बच्चों, अब जिस तरह इसको भी हम समझते हैं मैग्नेट की हेल्प से, जिस तरह ये दो मैग्नेट है ना, अब मैंने सेम मैग्नेट लिए, इनको ज्यादा फासले पर रखा है, इनमें फासला ज्यादा है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स तकरीबन ना होने के बराबर है, ये अट्रैक्टिव नहीं कर रहे, बहुत वीक करके फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हमने थोड़ा फासला कम किया, फासला कम करने से क्या हुआ, हल्का हल्का सा ये सरकने लगा, इसकी तरफ जाने के लिए थोड़ा सा सरकने लगा, लेकिन अभी जा नहीं पा रहा, फोर्स है मगर कमजोर फोर्स है, ठीक है। अब और ज्यादा करीब किया तो फोर्स बहुत ज्यादा हो गई और झपट से उसने ऐसे इसको पकड़ लिया। चार्जेस में भी ऐसा ही होता है, जब दो सेम चार्जेस यानी यहां पर और यहां पर आपने लेट सपोज दो चार्जेस लिए हैं, ठीक है, चेंज नहीं करें चार्जेस, इन चार्जेस को जरा ज्यादा फासले पर रखा तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। थोड़ा करीब ले आओगे फोर्स बढ़ जाएगी, फासला कम करते जा रहे हो फोर्स बढ़ती जा रही है, और फासला कम करो फोर्स और बढ़ जाएगी, और ये अचानक से ऐसे जाके मिल जाएंगे। तो बच्चों याद रखो, यहां पर जब दो चार्जेस के दरमियान फासला, दो चार्जेस के दरमियान जब फासला कम होता है तो उनके दरमियान फोर्स बढ़ जाती है। तो एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज कम हो जाए तो उनके दरमियान रिलेशन को, उसके दरमियान ताल्लुक को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। बात समझ गए हो? ओके, तो इसको हम बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं भी फोर्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है टू द डिस्टेंस। अब स्केयर क्यों है, जो आप बचपन से क्वेश्चन पूछते जा रहे हो, क्लास 9 10th में आप पूछते हो कि भाई यहां पर स्केयर क्यों है। ओके, अब स्क्वायर आने का मकसद क्या मैं आपको बताता हूं। यहां पर आता है, इस्तेमाल होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अब जरा आइए मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये हमारे पास एक चार्ज है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तमाम डायरेक्शन में जा रही होती है। यहां पे देखें, इधर 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 तमाम डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी ज्यादा आएंगी ना उतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगी। बात समझ गए? अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, एक जो है वो चार्ज हमने यहां पर रखा हुआ है और दूसरा चार्ज हम इसके आर फासले पर, यहां से लेकर यहां तक ये फासला है आर, इसके सामने रखा हमने। इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आके पड़ती हैं और कुछ फोर्स बनाती हैं। मान लीजिए समझने के लिए हम कह देते हैं कि वो फोर्स क्या है, 1 न्यूटन है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको आर से डबल फासला कर दिया, यानी 2r के बराबर कर दिया, यहां से यहां तक फर्ज करें 1 यूनिट डिस्टेंस था, जब यहां से यहां लेकर के अब यूनिट हो गया 2 डिस्टेंस, ठीक है, 2 टाइम द डिस्टेंस, 2r हुआ, ठीक है। तो अब जो यहां पर जो फोर्स फील की गई ना वो 1/4 हो गई। फोर्स कितनी फील की गई, 1/4, चौथा हिस्सा रह गया फोर्स का।
अच्छा, फिर हमने आर डिस्टेंस मजीद आगे यानी थ्री टाइम दैट आर हमने आगे इसको मूव किया, यहां से यहां तक 1 टाइम, यहां से यहां तक 2 टाइम, यहां से यहां 3 टाइम, यानी यहां 3 गुना फासले पर आ गई जितना पहले था। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो 1/9 टाइम रह गई, यानी 1/9 हिस्सा, उसका 9th पार्ट रह गई। उसके बाद जब मजीद हमने 4 टाइम द लेंथ या 4 टाइम आर किया, हमने आर इज इक्वल टू 4 यूनिट किया, तो ये हमारे पास 1/16 टाइम रह गई। यानी जैसे जैसे हम इससे दूर ले जाते जा रहे हैं फोर्स कम तो हो रही है, मगर उसका जरा बिहेवियर चेक करो कि जब हम इसको 1 टाइम रेडियस मूव किया, रेडियस कह लें या डिस्टेंस मूव कर लें, 1 टाइम डिस्टेंस मूव किया तो हमें 1 न्यूटन फोर्स मिल रही थी। 2 टाइम रेडियस किया तो 1/4 उसका चौथा हिस्सा। जब 3 टाइम रेडियस मूव किया तो हमारे पास 1/9 उसका 9th पार्ट, और जब 4 टाइम आगे उसको मूव किया तो 1/16 पार्ट आई। अब इस बिहेवियर को हमने जब स्टडी किया, यहां पर देखो हमने लिखा जब आर है हमारे पास 1 यूनिट तो फोर्स है 1 न्यूटन, ठीक है। जब आर को बढ़ाया 2 टाइम किया तो फोर्स कितनी रह गई, 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर। जब आर को 3 टाइम किया तो फोर्स होगी 1/9 यानी 1/3 का स्क्वायर। जब आर को 4 टाइम किया तो यहां पर फोर्स होगी 1/16 यानी 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो जरा गौर से, जब यहां आर है तो यहां आर का स्क्वायर है, 1/r का स्क्वायर कह लें, वैसे भी वही चीज आएगी 1 ही आएगी, तो कोई मसला नहीं, आप 1/1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब यहाँ 2 तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर, जब यहाँ 3 तो यहाँ 1/3 का स्क्वायर, जब यहाँ 4 तो यहाँ 1/4 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर यहाँ r है तो फिर यहाँ 1/r का स्क्वायर आएगा। बात समझ गए हो? जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं फैलती जा रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एरिया हमने यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इस एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कम होती जा रही हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, और कम होने के बिहेवियर को जब हमने एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि ये इस तरह से चेंज हो रही हैं कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो है वो हम r टाइम मूव करते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास जो फोर्स में कमी आती है वो 1/r का स्क्वायर टाइम आती है, ठीक है। यहाँ से आइडिया मिला हमें, तो हमने कहा ये जो फोर्स है ना वो इन्वर्सली रिलेटेड टू द ओनली डिस्टेंस नहीं है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, 1/r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिलेशन है जो हमने इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट से बनाया कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, रिलेशन नंबर 1। इसी तरह फोर्स इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर लिखा, दोनों को करेंगे कंबाइन तो बन जाएगा एफ रिपीट हो रहा है एक मरतबा लिखो, प्रोपोर्शनैलिटी रिपीट हो रही है एक मरतबा लिखो, इन दोनों को मिला के लिख दो Q1 Q2/r का स्क्वायर। अब जब भी आपके पास आता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो आप क्या करते हो, खत्म करके इक्वल लगाते हो, साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, इस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है k, ठीक है बच्चों। और आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था कि k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। परमिटिविटी क्या होती है, देखो बच्चों जरा बात गौर से सुनना। अब एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इसके दरम्यान में फ्री स्पेस भी हो सकती है, कोई मटेरियल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जाती हैं, वो जो मटेरियल या फ्री स्पेस जो सेंटर में पाई जाती है वो उसको रेजिस्ट करते, उसका कुछ हिस्सा रोकती है। अब कोई ऐसा मीडियम जो इधर से इधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को जाने से रोकता है, कुछ हद तक ब्लॉक करता है, कुछ रेजिस्टेंस शो करता है, वो उसकी परमिटिविटी होती है। ऐसा मीडियम जो ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इधर से इधर जाने से रोकेगा उसकी परमिटिविटी हाई होगी। एक ऐसा मीडियम जो कम रोकेगा इधर से इधर जाते हुए और ज्यादा को अलाउ करेगा जाने के लिए, उसको बोलते हैं जी हमारे पास इसकी परमिटिविटी क्या है, लो परमिटिविटी है। तो जो फ्री स्पेस होती है इसकी परमिटिविटी सबसे लो होती है, ठीक है। यहां पर हमने लिखा फ्री स्पेसिस के दरम्यान में, ठीक है। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करती है फ्री स्पेस, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इधर जाते हुए, वो कितनी होती है, वो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसे है वो भी आपको बताता हूं। ये जो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट है ना, ये क्या है, ये पहले जरा ये देखो बच्चों, ये कुछ आप देख सकते हो सी शेप का सैंपल होता है, सेंटर में आप ये डैश लगा देंगे तो ये एप्सिलॉन बन जाता है, एप्सिलॉन, ठीक है। साथ छोटा सा जीरो नीचे लगाएंगे तो ये बन जाता है एप्सिलॉन नॉट कहलाता है। और ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली इंडिकेट करता है रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को। किसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने यहां लिखा है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब बात आती है जी यूनिट की। जब आपने यूनिट निकालना है, यूनिट याद करना मुश्किल होता है, आप लोग भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं, फिर हमें उसका तरीका पता है कि हम किस तरह से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जरा देखो मैं बताता हूं आपको। ये जो k की वैल्यू आपको मिली है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को उठा के यहां पर k की जगह पुट कर दो, ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें इसका यूनिट निकालना है, तो आप ऐसा करो, इसको इधर ले आओ
और F को उसकी जगह डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो इनके यूनिट, ऊपर क्या है, चार्ज है, Q कूलम का स्केयर, और नीचे क्या है, फोर्स यूनिट न्यूटन, और ये क्या है, डिस्टेंस का स्केयर है तो मीटर का स्केयर हो जाएगा। तो ये देख लो हमारे पास यूनिट आ गए। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं सी स्केयर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्केयर। ओके, तो इस तरह से अगर आपको यूनिट नहीं भी आता तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो इस तरह से हमने ये फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो भी हमने उसकी वैल्यू भी याद रख ली, उसका यूनिट लिखने का तरीका भी देख लिया। ये जो के की वैल्यू अब वो किस तरह निकलेगी, 4 का एक नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, यहाँ पर पुट करो, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है वो पुट करो, कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ठीक है, ये होती है हमारे पास के की वैल्यू, और ये के की वैल्यू बच्चों डिपेंड करती है हमारे पास किस चीज़ों के ऊपर, नंबर 1 यूनिट के ऊपर, कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे हो। अगर यूनिट चेंज करेंगे तो के की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। नंबर 2 ये चेंज होती है जी परमिटिविटी के ऊपर। ठीक है, अगर फ्री स्पेस की बजाय कोई मीडियम पाया जा रहा है दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम तो कुछ और होगी इसकी वैल्यू, इसलिए के की वैल्यू भी हमारे पास चेंज होती है। याद रखो के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नंबर 1 यूनिट्स के ऊपर, नंबर 2 ये परमिटिविटी, जिस मीडियम के अंदर ये दो चार्जेस जो है ना उनके दरमियान कौन सा मीडियम पाया जाता है उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करती है। राइट, अच्छा अब के का यूनिट कैसे निकालना है, इसके लिए भी हमारे पास वही मेथड यूज करेंगे। के वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। अब के को इधर रखो, बाकी सब चीजें उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय R का स्केयर इज इक्वल टू के, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हमारे पास Q1 और ये Q2। अब जरा देखो ना इसका यूनिट क्या बनेगा, हमारे पास ऊपर फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का स्केयर यानी मीटर का स्केयर आ जाएगा, नीचे Q1 Q2 यानी कूलम इंटू कूलम का स्केयर, तो ये आपके पास यूनिट आ गया, यहां पर इसका यूनिट लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट रट्टा मारने के बजाय तरीका सीखे, उस तरीके से आप उसको याद रख लो। ओके बच्चों, ये चीज हमने देख ली। अब हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, ये हमारे पास कुल मिला की वो फॉर्म है जब दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास फ्री स्पेस पाई जाती है। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान क्या होगा, फ्री स्पेस पाई जाएगी। राइट, ओके जी। अब हम आते हैं जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। याद रखो बच्चों, ये जो कूलम फोर्स होती है ये एक हमारे पास क्या कहते हैं, इसका एक नाम होता है म्यूचुअल फोर्स। ठीक है, म्यूचुअल फोर्स है हमारे पास। ये म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये होता है कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। बात समझ में आ गई? ओके जी, तो ये चीज हमने सीख ली। अब बच्चों हमने सीखा कि ये Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाता है, Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स को आपने शो करना है, तो जो फोर्स Q1 लगाता है Q2 पर और जो फोर्स Q2 लगाता है Q1 पर, दोनों आपने बतानी है। ठीक है, उनकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। वेक्टर को आपको पता है वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमारे पास इस तरह से होता है कोई भी क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। अब आपने क्लास 11 में जो पढ़ा था यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या था, भाई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बस आपने ये याद किया हुआ है। लेकिन बच्चों वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जो इसका सही कंसेप्ट क्लियर करे। हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप ये याद रखो कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। राइट, तो यहां पर आप देखो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर साथ में मेंशन करेंगे। R के ऊपर कैप लगा, यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। बात समझ गए? ये हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन आ गई, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब दोनों वेक्टर हमने निकालने हैं। दो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो पहले हम एक चार्ज की फोर्स निकालते हैं, फिर दूसरे चार्ज की फोर्स निकालेंगे हम। राइट, ओके जी। तो मान लीजिए हमारे पास अभी पहला चार्ज है Q1, वो एक फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर। ठीक है, तो Q1 एक Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाता है इस तरफ को। अब इसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 की जानिब है, तो इसका पोजीशन वेक्टर को नाम देंगे 1 से 2, पोजीशन वेक्टर 1 से 2। ओके, इस तरफ लग रहा है। अब ये वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, और अप्लाई होने वाली फोर्स का हमने नाम रखा F21। कैसे नाम रखते हैं, ये एक कन्वेंशन है, फोर्स ऑन टू बाय, ऑन टू बाय याद रखना, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ये Q2 के ऊपर लग रही है तो इसका नाम रखा F2।
किसकी तरफ से आ रही है, Q1 की तरफ से, तो Q क्या आ जाएगा, F21 आ जाएगा, ये वो फोर्स है। अब इसके साथ जो डायरेक्शन है इसकी वो ये है इस तरफ, उसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, R12, ठीक है। तो आपने जब यहां पर लिखना है, हमारे पास ये फोर्स का नाम क्या था जी, फोर्स 21, ये लिखा फोर्स 21 इज इक्वल टू पहले मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर इनटू R12, ठीक है। इसको इक्वेशन बी का नाम दे दो। उसी तरह फिर आपने इसके लिए भी निकालनी, दूसरे चार्ज के लिए। अब हमने पहले देखा था Q1 जो इस पे फोर्स लगा रहा है, अब हम Q2 की फोर्स चेक करते हैं। अब ये जो Q2 है ना, ये इस पर एक फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, जो कि Q2 से Q1 की जानिब लगती है, इसलिए इसके पोजीशन वेक्टर को हमने 2 1 से शो किया, क्योंकि ये Q2 से Q1 की तरफ अप्लाई हो रही है, ठीक है, Q2 से Q1 की जानिब। अब ये किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, इस चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो जो जिस चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका नाम हम बाय कन्वेंशन कैसे लिखते हैं, ऑन एंड बाय से, ठीक है। फोर्स ऑन किसके है, Q1 के ऊपर लग रही है, फोर्स ऑन Q1 किसकी तरफ से लग रही है, Q2 से, सो बाय Q2, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। तो फोर्स का नाम है F12 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गया 2 1, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे फोर्स 1 से 2, यानी फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, 2 1, इसको इक्वेशन ए कह लो। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहां पर आपने थोड़ा सा ध्यान करना, ये जब फोर्स के साथ 1 2 है तो पोजीशन वेक्टर के साथ 2 1 है, जब फोर्स के साथ 2 1 है तो पोजीशन वेक्टर के साथ क्या है, हमारे पास 1 2 है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब साथ में लिखना चाहते हो लिख लो, वो भी कूलम फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है, तो हम कहेंगे जब Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है उतनी फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाता है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ओके। अब साथ में Q1 और Q2 को डिस्क्राइब लाजमी करना, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना, इसको भूलना नहीं है, ये साथ में बताना कि F12 और 21 क्या है। बताएंगे भी F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2 एंड F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q2 ऑन Q1, ठीक है, ये आपने बता देना। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसकी जो फॉर्म है 1 2 और यहां पर 2 1 से थोड़ा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ मेथड है। एक तो ये मेथड जो कि मोस्टली चलता है, सब बुक्स के अंदर है। कुछ ऐसी भी बुक्स हैं जिसके अंदर इससे भी आसान मेथड थोड़ा सिंपल कर दिया गया बच्चों के लिए, जो थोड़े से समझने में जिनको मुश्किल होती है। उसके लिए फिर क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी जो बताऊंगा गौर से सुनना और साथ साथ नोट लाजमी करना है, ठीक है। जब आप इनसे परेशान होते हैं ना, F12 और इधर 2 1 है, तो आप सेम भी कर सकते हैं, F12 और यहाँ पर भी 1 2, लेकिन उसके लिए फिर डायग्राम और ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इधर देखो, आप क्या करोगे, इधर एक पॉजिटिव चार्ज बनाओगे ऐसे, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाओ ऐसे, ये फोर्स इधर लगती है, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इधर लगती है। ये Q1 है और ये क्या है हमारे पास, Q2 है। इसका नाम रखा हमने F12, इसका नाम हमने रखा F21, ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा, साथ ही इसका पोजीशन वेक्टर मेंशन कर दो भाई, ये इसका पोजीशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में, 1 2 कह लो, इसका पोजीशन वेक्टर फिर उसी नाम से मेंशन करो, इसको 2 1 कह दो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये बनाने के बाद आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अब जरा गौर से सुनेगा, पहले डायग्राम बनानी है, फिर आपने डायरेक्टली इस पे आना है। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे 2 1 की बजाय 1 2, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 2, और यहाँ पर भी लिखेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे 2 1, अगर यहाँ 2 1 तो यहाँ पर भी 2 1। उसके बाद आपको यहाँ नीचे मेंशन करना पड़ेगा, नीचे आप लिखते थे ना भाई F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2। अब आप क्या करोगे, F12 इस जगह क्या लिखोगे, F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, पहले लिखते थे F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q2 ऑन Q1, लेकिन अब आपको चेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q2 ऑन Q1। यानी क्या किया, F21 की जगह F12 लिख दो और F12 की जगह F21 लिख दो, और स्टेटमेंट बाकी सेम टू सेम रखना, तो आप ये भी काम कर सकते हो। मैंने दोनों आसानियाँ आपके लिए बता दी, जो आपको सही लगता है आप वो कर लो। अच्छा ये कि जो पहला मेथड मैंने बताया जो मोस्टली बुक्स के अंदर है उसी को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास कूलम लॉ इन द मटेरियल। जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम या मटेरियल आ जाता है तो फिर हमारे पास कूलम लॉ जो वो किस तरह का होगा, ओके। तो देखो, हमने पहले देखा था कि फ्री स्पेस थी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर कोई आ जाता है मीडियम, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बजाय मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। तो मीडियम की परमिटिविटी को मैंने एप्सिलॉन m से शो किया ताकि आपको पता चले m से मीडियम होता है, उसकी परमिटिविटी आ जाएगी, सिंपल,
ठीक है। अच्छा, परमिटिविटी को मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं जी मीडियम की परमिटिविटी होती क्या है। इट इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज है ना, इधर से इधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही हैं, वो मीडियम कितना अफेक्ट करता है, कितना ब्लॉक करता है, कितना रेजिस्ट करता है, कितना रोकता है उनको, ये उसकी परमिटिविटी होती है। बात समझ गए हो? जितना ज्यादा रोकेगा उतनी हाई परमिटिविटी, जितना कम रोकेगा उतनी लो परमिटिविटी। ओके, इज इट क्लियर? जो बुक वाली डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। अलाउ का मतलब उसमें लिखा हुआ है अलाउ, अलाउ करेंगे तो ये कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो मैं बता रहा हूं बस वही लिखो, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने देख लिया। अब यहां पर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बच्चों, बात गौर से सुनना। रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो परमिटिविटी है जो हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करके बताते हैं। लेट्स सपोज एक मीडियम है, उसकी परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के मुकाबले में 2 गुना है, तो मैं कहूंगा इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। अगर कोई मीडियम उसकी जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी के मुकाबले में 5 गुना है, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 5 है। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ मीडियम्स, हर मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। कोई ज़्यादा ब्लॉक करता है, कोई कम ब्लॉक करता है। ठीक है, कितने की परमिटिविटी याद रखोगे? आपसे तो एक की याद रहती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप भूल जाते हो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी जो है 8.885 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 होती है, वो भी आप भूल जाते हो। ठीक है, तो इतने सारे मीडियम की कैसे याद रखें? तो उसकी हेल्प से फिर हम उसको आसान बनाने के लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है? वो आपको ये बताती है भाई फलां मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी के मुकाबले में 2 गुना है। ठीक है, अब मेरे लिए परमिटिविटी को याद रखना आसान हो गया। कैसे? अगर मुझे डायरेक्ट पूछें कि सर बताएं परमिटिविटी ऑफ द वुड क्या है, मैं नहीं बता सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारी वैल्यूज को याद करना। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो वुड है उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 3.3 होती है। अब आप मुझसे परमिटिविटी उसकी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। रिलेटिव परमिटिविटी है 3.3, जिसका मतलब यह है कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 3.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3.3 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास उसकी वुड की परमिटिविटी है। तो कितना आसान हो गया। अब अगर कोई मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 5 और मैं उसकी परमिटिविटी फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा भाई इस मीडियम की कितनी परमिटिविटी है। तो बजाय लंबी चौड़ी मुश्किल वैल्यू याद रखने के हम परमिटिविटी देख लेते हैं। फलां मीडियम की परमिटिविटी जो है वो 1 है, ठीक है, फलां मीडियम की परमिटिविटी जो है वो 2 है, फलां की 3 है, फलां की 4 है, और उससे आसानी से हम उसकी एक्चुअल परमिटिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब परमिटिविटी का फार्मूला क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से शो करते हैं। डिफाइन यूं करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, अब किसी की भी आप रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहते हो ना, उस मीडियम की जितनी परमिटिविटी है उसको यहाँ पुट करो ऊपर, डिवाइडेड बाय जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है वो नीचे पुट करो। डिवाइड करोगे तो आपके पास परमिटिविटी आ जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगी। इसका कोई यूनिट नहीं होता और ये डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी परमिटिविटी है, नीचे भी परमिटिविटी है, तो दोनों के जो यूनिट होंगे सेम होंगे, कट जाएंगे। दोनों की जो डायमेंशन होगी सेम होंगी, कट जाएंगी। तो कोई इसका यूनिट नहीं होता, कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और ये हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव में समटाइम पूछा जाता है। ठीक है, अब यहीं से अगर आप मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीडियम की परमिटिविटी बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जैसे मैंने पता किया था कि वुड की परमिटिविटी निकालना चाहते हो, वुड एक मीडियम है, एप्सिलॉन एम उसकी परमिटिविटी है, मैं वो निकालना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 3.3 है, तो मैं रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा एप्सिलॉन 8 से, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसकी 8.85 × 10⁻⁻12 से, तो मुझे वुड की परमिटिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाहते हैं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब उसको अब यहाँ पर पुट कीजिए, जहाँ पे हम लिखते थे ना मीडियम की परमिटिविटी, उसकी जगह लिखोगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी बराबर होती है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। राइट, इस तरह से हमें वैल्यूज को याद रखना आसान हो जाता है। राइट, अच्छा, अब उसके बाद आप ये बता देंगे भाई एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है, हमारे पास यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। नीचे प्रूव करके बताऊंगा। अब लास्ट पॉइंट में हमने ये सीखना है कि अगर 2 चार्जेस के दरम्यान फ्री स्पेस हो और 2 चार्जेस के दरम्यान कोई मीडियम पाया जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किस केस में ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो बच्चों आपको याद होगा कि एफ एम हमारे पास वो फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम पाया जा रहा है, ठीक है, ये मीडियम वाला रिलेशन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर आएगा, Q1 Q2 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा आर का स्क्वायर, ठीक है। और जब वैक्यूम में हो, ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम कह लें, उस वक्त क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ वी यानी वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर आएगा हमारे पास, समझ गए। अच्छा, अब जरा इन दोनों में रिलेशन निकालना हमने। देखो हम क्या करते हैं ना, इसमें एप्सिलॉन आर को ना इस रिलेशन से शुरू में लिख लेते हैं सिर्फ, तो ऐसा तो हम कर सकते हैं। इस इक्वेशन में से एफ एम में से हम क्या करते हैं, 1/एप्सिलॉन को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, अलग से कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में था इसलिए 1/एप्सिलॉन आर आया। तो Q1 Q2 उसी तरह से 4 पाई एप्सिलॉन उसी तरह से, आर का स्क्वायर भी उसी तरह से। तो ये पूरे का पूरा जो है ना ये वाला, ये एफ वी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये देखो एफ वी किसकी इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। ये देखो Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। तो ये पूरे का पूरे टर्म बन जाएगी हमारे पास एफ वी। तो अब जरा कंपैरिजन करो, इधर लिखा हुआ एफ वी, इधर लिखा हुआ एफ एम, बीच में लिखा हुआ इक्वल। अब एफ वी को यानी जो फ्री स्पेस में फोर्स थी उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड करके कम करो, तब वो जाके मीडियम वाली मौजूदगी में जो फोर्स थी उसके बराबर आएगी, ठीक है। यानी इसको वो जो फोर्स जो वैक्यूम में है उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड करो, तब बराबर आएगी वो मीडियम के दरमियान फोर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री स्पेस या जो वैक्यूम में हमारे पास फोर्स होती है वो ग्रेटर फोर्स होती है एज कम्पेयर टू द मीडियम। जब मीडियम होगा दो चार्जेस के दरमियान तो उसके दरमियान कूलम फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। और अगर वैक्यूम होगा तो वो फोर्स ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर? इससे बात पता चली कि हमारे पास जो मीडियम वाली फोर्स है वो लेस है एज कम्पेयर टू वैक्यूम वाली फोर्स से। क्लियर हो गया? अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। वाई एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1? इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों होती है, ठीक है, जरा वो देखिए बात गौर से। बच्चों हमारे पास ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। कोई भी ऐसा मीडियम मौजूद नहीं है जो फ्री स्पेस से जिसकी परमिटिविटी कम हो। जितने भी मीडियम है सबकी परमिटिविटी फ्री स्पेस से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो मीडियम की जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर, वो ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, नीचे हमारे पास छोटी वैल्यू होगी। ऊपर वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वैल्यू छोटी होगी। जब भी ऊपर वैल्यू बड़ी हो नीचे वैल्यू छोटी होगी तो आंसर आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। फिर से सुने, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है जी हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है कि जिसकी परमिटिविटी जो है वो फ्री स्पेस से कम हो, हमेशा फ्री स्पेस से ज़्यादा ही होती है। यानी कोई भी मटेरियल है वो फ्री स्पेस के मुकाबले में ज़्यादा ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। फ्री स्पेस का मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर कोई चीज़ रख दोगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ब्लॉक करेगा, तो उसकी परमिटिविटी हाई हो जाएगी। तो जितने भी मीडियम है फ्री स्पेस के अलावा वो सबकी परमिटिविटी हाई होती है। हाई मतलब ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की वैल्यू छोटी, तो आपको आंसर मिलेगा ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।